चलिए अब आइए हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 होगा। चैप्टर नंबर 5 है हमारा, जिसके अंदर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के बारे में हम लोग समझेंगे। चैप्टर का नाम है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। इसके अंदर मेनली बात होती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की। एक देश से दूसरे देश के अंदर जो हमारे गुड्स आते जाते रहते हैं उसके ऊपर बात होगी। सबसे पहला पॉइंट है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम वाली जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने जनरली पढ़ लिया था। उम्मीद है आप लोगों को ये बात याद होगी। इंडस्ट्री के टाइम की मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्री की क्या हालात थी। उसके बाद है आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉरेन ट्रेड की हालत। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस में टॉपिक डालेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर पॉइंट नंबर 1 है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो इसको डील करके लिखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि देश के अंदर ही पूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में कमी की गई। पॉइंट नंबर इसके अंदर पॉइंट नंबर और उसमें ना लाइन चेंज के पहले पॉइंट नंबर 1 में लाइन चेंज के लिखेंगे कि इसमें आप लिख दीजिए इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया था एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, जिससे जैसे आप लिख देंगे शुगर केन को प्रोड्यूस किया गया कि ताकि शुगर देश के अंदर बनाया जा सके। और दूसरा रीज़न था परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का। लाइन चेंज करके लिखेंगे कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट का के कम होने का एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट के कम होने का दूसरा रीज़न ये था इंडिया की पॉपुलेशन का बढ़ना। पॉपुलेशन डील के आगे लिखेंगे कॉमा डाल के कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण देश की एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट देश में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगे, जिससे दूसरे देश में हम नहीं भेज पाए। पॉइंट नंबर 2 है इसका इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो अब क्या होगा, क्या था मेरे टोटल हैज़ राइजन मशीनरी व्हीकल्स आर एक्सपोर्ट मोर देन इंडिया इन प्रीशियस मेटल आल्सो। हाँ, इसके अंदर लिखेंगे कि दूसरा रीज़न क्या था इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब इसमें लिखेंगे लोग एग्रीकल्चरल गुड्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देने लगे। ज़्यादातर लोग मशीनरी की चीज़ें बनी हुई जो होती थी उस पर फोकस करने लगे, जिससे हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट दूसरे देश में ज़्यादा नहीं सेल हो पा रहा था, जिससे हमारी एक्सपोर्ट में कमी आ गई। तो ये इसके 2 पॉइंट्स थे। इस 2 पॉइंट्स के अलावा हमारे पास जो चीज़ें हैं उसको भी हम लोग समझते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। इसकी हिंदी के लिए जगह छोड़ दीजिएगा कि इसका क्या मतलब है। अब इसमें लिखेंगे कि देश के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस कैश क्रॉप पे फोकस ज़्यादा किया गया, जैसे टी, उसके बाद टी के बाद आप लिख देंगे टी, कॉफ़ी, ईटीसी, जिस कारण से देश में बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कमी आ गई और इन सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टी, कॉफ़ी, ईटीसी में बढ़ोतरी हुई, जिस वजह से हमारे देश का एक्सपोर्ट में कमी होने लगी। अब है हमारे पास टॉपिक, हाँ ये जो एक टॉपिक था वो ये था इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। इसके टॉपिक डालेंगे आप इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। इस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मतलब होता क्या है इसके अंदर कि देश के अंदर कोई चीज़ अगर नहीं बन रही है तो उसकी मशीन ना दूसरे देश से ख़रीदी जाती है और उससे हम अपने देश में उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब उस मशीन को क्या होगी, गवर्नमेंट परचेज़ करेगी दूसरे देश से, अपने देश के अंदर उस मशीन को अवेलेबल कराएगी। तो जिसके लिए क्या होता है फंड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, देश का कर्ज भी बढ़ सकता है, बोरोइंग्स बढ़ सकती है, या बाकी सारे रीजंस हो सकते हैं। देश का कर्ज अगर बढ़ता है तो इकॉनमी थोड़ी डाउन होने के चांसेस भी रहते हैं। ये सब डिमेरिट्स हो गए।
लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि देश में जो चीज़ नहीं बन रही थी वो बनने लग जाएगी, जिसकी वजह से देश के अंदर वो क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे लोग, उसके उस प्रोडक्ट के ऊपर बनाने लग जाएंगे। इस तरीके की चीज़ इसके अंदर होती है। तो लिखिए इनवर्ड ट्रेड पॉलिसी के बारे में क्या लिखेंगे। इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट अगर किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन देश के अंदर नहीं हो रहा होता है, तो नहीं हो रहा था, कर दीजिएगा, नहीं हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने उस जिस मशीन से उस गुड्स का प्रोडक्शन होता था उस मशीन को दूसरे देश से ख़रीदी और फिर उस देश को उस मशीन को अपने देश के अंदर अवेलेबल कराया, जिससे हमारे देश के अंदर भी उस गुड्स का प्रोडक्शन हो सके। इस स्ट्रैटेजी को इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी कहा जाता है। इतनी बात आपको लिखनी है। अब इसके ना आपको बेनिफिट्स लिखने, बेनिफिट्स, मेरिट्स या इसका गुड इम्पैक्ट क्या होता है, ये टॉपिक बनाएंगे आप। सबसे पहले ये था कि हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आप लिखेंगे अगर देश के अंदर जिस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो और उसकी मशीन दूसरे देश से ला करके अपने देश में उस मशीन का इस्तेमाल करके उस प्रोडक्ट को बनाया जाए जिसका प्रोडक्शन ना हो रहा हो, तो देश के अंदर इंडस्ट्री बढ़ेगी और देश का इकोनॉमी भी ग्रो होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट देश में बनने लग जाएगा और फिर हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर। ये था पॉइंट नंबर 1। उसके बाद था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आपको पास्ट बताना पड़ेगा। पास्ट क्या है कि लिखना ये पड़ेगा कि जब देश के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाए जा रहे थे जो हमारे देश में नहीं थे, दूसरे देश से मशीन ख़रीद के बनाए जाने की बात हुई, तो देश के अंदर इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, जिससे लोग अपडेटेड टेक्नोलॉजी को जानने लगे। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर क्या होगा कि अब इसमें आप नॉर्मल लिखेंगे कि देश के लोगों को ऐसी इंडस्ट्री में चांस मिलने लगा इन्वेस्टमेंट करने का, जिससे लोग अर्निंग के साथ साथ अदर इन्वेस्टमेंट से भी पैसा कमाने लगे, और फिर नई इंडस्ट्री के को इन्वेस्टमेंट मिलने लगा। इतनी बात इसके अंदर लिखेंगे। फिर हमारा होगा इसका डिमेरिट्स। डिमेरिट्स में आप लिखेंगे सबसे पहले कि आप पॉइंट नंबर 1 लिखिए बोरोइंग्स इंक्रीज। लिखिए इसको डील करके लिखिएगा, जब गवर्नमेंट दूसरे देश से अगर कर्ज लेके किसी मशीन को परचेज़ करती है अपने देश में उससे प्रोडक्शन करने के लिए, तो पैसा जो खर्च होता है उससे देश का कर्ज बढ़ता है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे इसके अंदर इनडिस्क्रिमिनेटेड। क्या था? इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। क्या था? इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। इसको डील करके आपको लिखना है। देश के अंदर गवर्नमेंट दूसरे कंट्री से जब मशीन खरीदने का काम करती है गुड्स को अपने देश में बनाने के लिए, जो गुड्स अवेलेबल ना हो, तो अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को ये फैसिलिटीज़ नहीं देती है, सिर्फ गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अंदर ही उस मशीन को यूज़ किया जाए, तो ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये एक प्रॉब्लम है। अगला था, अगला लिखेंगे लैक ऑफ कंपटीशन। लैक ऑफ कंपटीशन। अब इसमें लिखेंगे कि कई बार पुराने यूज़र्स अगर अपने पुराने प्रोडक्ट्स
पे ही निर्भर रहना चाहे तो वो न्यू प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करना चाहते हैं, जिससे कंपटीशन में कमी आ जाती है। उसके बाद इसके अंदर एक टॉपिक है इकोनॉमी, मतलब पॉइंट नंबर 4 होगा इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट इंटरप्राइजेज। इसको डील करके लिखिए। देश के अंदर अगर इस स्ट्रेटजी को अपनाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे अदर सेक्टर में पैसे खर्च करना गवर्नमेंट को मुश्किल हो जाता है और फिर जिससे देश की इकॉनमी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इतनी बात आपको लिखनी थी। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जिसका नाम था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर। बाय बाय।